दोस्तों नमस्कार। खुला आसमान है, हल्की बूंदाबांदी है, बड़ी शानदार हवा चल रही है। और जरा कल्पना कीजिए कि 2024 के बाद केंद्र सरकार अगर ऐसा कानून बना दे कि किसी भी राज्य में इस तरीके से कोई व्यक्ति खुले आसमान तले खड़ा हो नहीं सकता है, तो आज आप हंसने लगेंगे, कहेंगे ये संभव ही नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो ये कैसे संभव है कि इस देश के बच्चे क्या पढ़ें और नहीं पढ़ें। यह राजनीतिक सत्ता बदलते ही बदल जाए। कोई कानून एक राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद लेकर आए और उसके बाद जब दूसरा दल सत्ता में आए तो उस कानून को खत्म कर दे। जितनी भी योजनाएं लागू की गई, एक सत्ता के जरिए दूसरी सत्ता आए तो उस तमाम योजनाओं को दिया जाने वाला पैसा रोक दे। और एक खास तरीके से अपने ही संगठनों को जो पैसा दिया जाता है, यानी बीजेपी के जरिए जो आरएसएस के अलग अलग प्रकल्पों को पैसा दिया जा रहा था, उस पर भी कोई राज्य रोक लगा दे। यह तो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, इस देश के भीतर में प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई एक दो नहीं बल्कि 10 राज्यों ने कह दिया हम रोक रहे हैं, और एक के बाद एक राज्यों ने अब सीबीआई की एंट्री अपने यहां बंद कर दी है। तो कौन सी कमाल की बात है कि आने वाले वक्त में ईडी की एंट्री भी अलग अलग राज्य सरकारें बंद कर दे। इसके एक कदम और आगे बढ़ाइए और जरा सोचना शुरू कीजिए कि अगर राज्यों ने यह कह दिया कि अब हम टैक्स अपने यहां से आपको नहीं जाने देंगे, तो आप क्या कर लेंगे। जिस तरीके से जीएसटी का कलेक्शन आप करते हैं और उसके बाद राज्यों को पैसा नहीं देते हैं, तो फिर हम तो बंदिश में आ गए, तो कल हम एक नया नियम अपने राज्य के तरीके से बनाएंगे। जो इस राज्य के नागरिक हैं उन्हें किस रूप में कौन सी सहूलियत मिल जाए, यह हम तय करेंगे। और इतना ही नहीं, एक कदम और आगे बढ़ाइए और सोचना शुरू कीजिए कि इस देश के भीतर में जो अनाज अलग अलग राज्यों के हिस्से में जाता है, वह गेहूं है, वो चावल है, वो दाल है, अगर उस पर भी रोक लगने लगे, बंदिश लगने लगे, अलग अलग राज्यों को लेकर अलग अलग कानून बनने लगे, तो उसके बाद इस देश के भीतर में किसान भी जिस राज्य में जहां पर अनाज उपजाते हैं उसी राज्य के हिस्से में वो अनाज जाए, क्या ऐसी स्थिति भी आ सकती है? आ नहीं सकती है। ये सारी स्थितियां आ चुकी है, सिवाय इसके कि खुले आसमान तले किस राज्य में कौन सा नागरिक खड़ा होगा या नहीं होगा, उस पर कितना टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, इसको लेकर बंदिश है। बंदिश तो एक कदम आगे भी बढ़ चुकी है, जहां पर राज्य की ताकत को पूरे तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में दे दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश के जरिए बदल दिया जाए। यह सिर्फ एक छोटी छोटी लकीरें हैं जो 2024 से पहले हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जिस अंदाज में और जिस तरीके से केंद्र और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच जो टकराव हो चला है, और पहली बार कर्नाटक के भीतर जब केंद्र सरकार ने कहा कि अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई के जरिए आपको अनाज नहीं दिया जाएगा, उस झटके में कई कलई खुलती चली गई कि यह कौन सी परिस्थिति है। तो क्या आने वाले वक्त में किसी राज्य को भूखों मारना हो तो यह केंद्र सरकार तय करेगी, और जब केंद्र से टकराव की परिस्थिति है तो वो कौन से पन्ने होंगे। एक क्षण के लिए एक और कल्पना कीजिए, महाराष्ट्र में एक नामांतरण आंदोलन हुआ था मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को लेकर। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी चाहते थे, और यह ऐसा वैसा आंदोलन नहीं था, इसमें बाकायदा लॉन्ग मार्च हर किसी ने देखा था। महीनों नहीं बरसों ये आंदोलन चला और उसके बाद नामांतरण आंदोलन सफल हुआ और मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया। लेकिन एक झटके में दिल्ली के भीतर नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर पीएम मेमोरियल कर दिया जाता है। कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा, और जब आप वहां पर जाएंगे तो तमाम प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें दिखाई देगी, तमाम प्रधानमंत्रियों के कार्यों को दिखाई देंगे। लेकिन एक झटके में जब आप चल रहे होंगे तो उसमें एक तरफ नेहरू होंगे, दूसरी तरफ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। यानी इतिहास नए सिरे से लिखना, नए सिरे से बनाना, पुरानी परिस्थितियों को मिटा देना, यह तो नामों के असिए हो रहा था। लेकिन अब सवाल उसके आगे बढ़ गया है। शायद इसीलिए अब एक एक पन्नों को पलटने की कोशिश कीजिए। सीबीआई, टैक्स, आरबीआई, एफडीआई, सिलेबस, नियुक्तियां, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें राज्य और केंद्र के टकराव के बीच में आकर खड़ी हो गई है।
जिसकी केंद्र में सत्ता है वो बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी यानी मोदी सत्ता है। और अगर उसके द्वारा किसी राज्य में सत्ता चलाई जा रही है, जो डबल इंजन की सरकार जिसे कहते हैं, वो केंद्र की नीतियों पर चलती है। उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है कि इस रास्ते चलना है, राजनीतिक लाभ हमें मिलता चला जाएगा। लेकिन कर्नाटक के भीतर जो 4 सवाल एक झटके में बड़े निकल कर आए, उसमें पहला सवाल यह था, क्या अब छात्र गिनी पिग बना दिए गए हैं? उन छात्रों को क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये पहला सवाल था। क्योंकि जिस सिलेबस के भीतर से बच्चे जो कल तक बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ते थे, फूले को पढ़ते थे, नेहरू को पढ़ते थे, इसको चैप्टर से हटा दिया गया और उसमें सावरकर की एंट्री हो गई, हेडगेवार की एंट्री हो गई। और अब नई सत्ता आई तो उसने हेडगेवार को बाहर किया और उसने सावरकर को बाहर किया और उसके एक झटके में उन्होंने अंबेडकर, नेहरू और फूले को, सावित्री भाई फूले का चैप्टर जोड़ दिया। ये तो एक राजनीतिक प्रयोग जो सिलेबस के जरिए चल रहा है। दूसरा प्रयोग, जितनी भी योजनाएं राज्य के भीतर बीजेपी काल के दौर में की गई और जो भी आरएसएस के प्रकल्प चल रहे थे, उनको जो पैसा जा रहा था सरकारी खजाने से, उस पर रोक लगा दी गई। यानी अब उसको पैसा नहीं देंगे। यह दूसरी स्थिति निकल कर आई। तीसरी स्थिति थी जहां पर बीपीएल परिवार जो तकरीबन कर्नाटक में 1.25 करोड़ हैं, उनको जो अनाज दिया जाना था उसमें 10 किलो अनाज देने का जिक्र था। लेकिन वो अनाज आए कहां से? सारा अनाज तो एफसीआई के गोडाउन में रहता है। उस एफसीआई के जरिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करके और बाकायदा राज्य सरकार को नोटिस देकर कि अब हम आपको अनाज नहीं देंगे, आपको खरीदना है तो खुले बाजार में जाइए। और खुले बाजार और एफसीआई के साथ जो अंतर होता है वह तकरीबन 125% का अंतर होता है। तो इतना बजट दे पाने की स्थिति में है या नहीं है? तो क्या राज्य में के भीतर अगर गैर बीजेपी सरकार है तो केंद्र सरकार उसको कोई मदद नहीं करेगी। इसी तरीके से ये शुरुआत हुई थी सीबीआई के जरिए। और सीबीआई को लेकर जिन राज्यों ने प्रतिबंध किया कि सीबीआई हमें परेशान करती है, उसमें पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तीनों शासित भी कांग्रेस के राज्य थे। उसके बाद तेलंगाना जो बीजेपी शासित राज्य नहीं, उसके बाद पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी, उसके बाद झारखंड जहां पर हेमंत सोरेन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, मेघालय, मिजोरम, केरल और अब तमिलनाडु ने भी कह दिया आपकी एंट्री बंद। यानी 10वां राज्य, इस देश के 28 में से 10 राज्य कह रहे हैं सीबीआई की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई जो काम करती है वो हमारे कानून के तहत काम नहीं करती है और वो डीपीएससी एक्ट के तहत काम करती है, यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। तो हम उसे क्यों माने? हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते हैं। चलिए, यह किस्सा भी आया। उसके बाद हुआ जो कानून बनाया गया था धर्मांतरण का, कर्नाटक के भीतर बीजेपी की बोमई सरकार ने बनाया था, उसको हम वापस लेंगे। खुल्लम खुल्ला इसका ऐलान भी हो गया और आने वाले वक्त में वापस ले लिया जाएगा। जो एपीएमसी एक्ट था उसको अप्रूव कर दिया जाए कि वह फिर से रिपील किया जाएगा। यानी इस परिस्थिति के भीतर आप एक क्षण के लिए सोच रहे होंगे वो कौन सा नियम कायदा है जिसके भीतर केंद्र और राज्य में जो एक बंटवारा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया गया था, उसमें सबसे बड़ा बंटवारा तो किसानों को लेकर था। किसान राज्यों के दायरे में आते थे, लेकिन एक झटके में जो किसानों को लेकर 3 कानून पास हुए, उसने झटके में बता दिया कि दरअसल केंद्र अब ये मानने को तैयार नहीं है कि राज्यों की भी कोई सीमा होती है या राज्यों की सीमा और केंद्र की सीमा के बीच एक संघीय ढांचा काम करता है। उसको भी झटके में उन्होंने पलट दिया। और उसके बाद देश भर में क्या कुछ हुआ अब ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन टकराव फेडरल स्ट्रक्चर के खत्म होने भर का शायद 2024 से पहले की अलग अलग परिस्थितियों के खांचे में है। लेकिन जैसे ही आप 2024 के आगे बढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा सवाल आएगा, क्या वाकई कांग्रेस बख्शेगी बीजेपी और आरएसएस को? जिस तरीके से इस देश के भीतर में पूरा का पूरा सीएसआर का जो फंड है वो ट्रांसफर हो जाता है आरएसएस के पास, और आरएसएस जिन प्रकल्पों को अलग अलग जगहों पर शुरू करती है उस पर मोहर आरएसएस की लग जाती है। यानी कॉरपोरेट का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बजट है वह सरकार ने इस माध्यम से किया कि उसकी अपनी वैचारिक विचारधारा और संघ की जमीन बरकरार रहे और लोगों को यह महसूस हो कि संघ कैसे काम कर रहा है। यह एक अलग मसला है, वो पैसा कॉरपोरेट का है। अब इसके ठीक समानांतर एक दूसरी बात निकल कर आती है। अलग अलग गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी
जहां पर एंट्री अंबानी अडानी की होती है या केंद्र के दबाव में अडानी की एंट्री जो खास तौर से हवाई अड्डों को लेकर हुई, जो पोर्ट्स जो बंदरगाहों को लेकर हुई, जो प्राइवेट रेलवे लाइन को लेकर हुई, यहां तक कि अब सड़कों को भी अंबानी अडानी के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया गया, जहां पर वो अपने तरीके से अब उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। यानी सवाल ये नहीं है कि इस देश के भीतर में एक लंबी कतार है पीएसयू की, जो पब्लिक सेक्टर था उसको कॉरपोरेट के हाथों बेचते बेचते इस देश की स्थिति ऐसी आ गई कि लगभग 3.5 लाख नौकरियां सिर्फ पब्लिक सेक्टर से इस दौर में खत्म हो गई, जिसमें सबसे बड़ा चंक बीएसएनएल और एमटीएनएल का है। हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि 2024 के बाद अगर सत्ता पलट गई इस देश के भीतर में, तो सोचिए बीजेपी का क्या होगा, सोचिए आरएसएस का क्या होगा, आरएसएस के उन तमाम संगठनों का क्या होगा जो कि आरएसएस के नाम पर अभी और राजनीतिक ताकत के साथ धमक अलग अलग जगहों पर दिखलाते हैं, उनका क्या होगा। और दूसरी तरफ सोचिए अगर ऐसी परिस्थिति आ गई है जहां पर नेहरू मेमोरियल का नाम बदला जाए, जहां पर दिल्ली के भीतर चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार एक झटके में एलजी को सौंप दिए जाएं, अध्यादेश लाकर सौंप दिए जाए, यानी संसद के भीतर बहुमत की ताकत और राष्ट्रपति का यकीनी तौर पर रबर स्टैंप में तब्दील हो जाना, और सुप्रीम कोर्ट का टकटकी लगाकर सिर्फ यह देखना कि कब उसके पास मामला आए और उस मामले के तहत वह कहीं एक शॉक एब्जर्वर का काम कर सके राजनीतिक सत्ता के लिए। क्या ऐसी स्थिति में टकराव की पराकाष्ठा 2024 के बाद इस देश में नजर आने वाली है? क्योंकि यह टकराव सिर्फ संस्थानों भर का नहीं है, नौकरशाही भर का नहीं है, यह इस देश के समाज और इस देश के विकास दोनों से जुड़े हुए हर मुद्दे को लेकर है। आपके जहन में कोई भी मुद्दा आए उसको लेकर आप सोचिए। अब जरा नियुक्तियों को लेकर सोचिए। इस देश के भीतर में 100 से ज्यादा नियुक्तियां अगर प्रोफेशनलिज्म के नाम पर आरएसएस की विचारधारा से सटे लोगों की हो गई और यूजीसी सिर्फ देखता रह गया, या इस देश के भीतर में जो डिफॉल्टर्स थे, जो पैसा लेकर भाग रहे थे, उस पर आरबीआई ने अब अगर नियम यह बना दिया कि वो डिफॉल्टर दोबारा लोन ले सकते, हम एक कूलिंग पीरियड देंगे, अगर ऐसी परिस्थिति इस देश में आ रही है तो क्या वाकई 2024 के बाद अगर सत्ता बदलती है तो ये परिस्थितियां कंटिन्यू करेंगी, या और तीखे तरीके से टकराव की नई स्थिति इस देश के सामने आकर खड़ी हो जाएगी? और अगर मौजूदा सत्ता ही कंटिन्यू कर गई तो दिल्ली का जिक्र जिसका केजरीवाल ने गाहे बगाहे जिक्र कर दिया कि आने वाले वक्त में ये किसी भी राज्य के साथ हो सकता है, तो ऐसे में आपको राज्यपालों की भूमिका देखनी होगी। जिस तरीके से धनखड़ साहब जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, जब पश्चिम बंगाल में थे तो जो जो रिपोर्ट्स देते थे, फाइल करते थे, उसके बाद ममता बनर्जी वहां चुनाव जीत गई। और मौजूदा बीजेपी सत्ता के लिए हर चीज का तमगा चुनाव जीतना है, यानी विचारधारा चुनाव जीतने से जुड़ी है, आरएसएस की मान्यता चुनाव जीतने से जुड़ी है। इस देश में सबका साथ सबका विकास है या नहीं है, चुनाव जीतने से जुड़ा है। तो चुनाव जीतना अगर इतना महत्वपूर्ण है या सब कुछ है, तो 2024 के बाद की स्थितियों को जरा समझने की कोशिश कीजिए। हम किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। जो पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, क्या पुरानी सत्ता दोबारा बदल जाएगी, ये पूरा का पूरा बदल जाएगा? क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में पैसे की महत्ता दी गई है, पूंजी की महत्ता दी गई है, प्राइवेटाइजेशन की महत्ता दी गई है, इसमें सरकार जिम्मेदारी लेने से बचती है। क्या ऐसी स्थिति में हम आकर खड़े हैं जहां वह भी वापस ले लिया जाएगा, या आरबीआई की वो पूरी की पूरी पॉलिसी एक झटके में बदलनी पड़ेगी? क्योंकि उस समय नया बोर्ड होगा, नए तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, नई फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी अगर सरकार बदल रही है तो। यानी इस देश के 10 हिस्सों को अगर देखिए तो वो आर्थिक नीतियां जो आरबीआई और बैंकों के जरिए चलती है, उसे पूरा का पूरा बदल दिया जाएगा। दूसरी परिस्थिति, इस देश के भीतर में जो स्कूली चैप्टर्स चलते हैं, जो वहाँ का कोरम है, उसमें जो पढ़ाया जाता है, वो एक झटके में बदल दिया जाएगा। इस देश के भीतर में यूनिवर्सिटीज़ के जो अलग अलग चैप्टर और जो पीएचडी दिए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा पीएचडी विवेकानंद और सावरकर के इर्द गिर्द इस दौर में क्यों दिया जा रहा है? और वो विचारधारा जिससे बीजेपी प्रभावित होती है, या बीजेपी जिसके ज़रिए अपनी ज़मीं को पाती है एजेंडे के तौर पर, विचारधारा के तौर पर, उसको तुरंत पीएचडी के लिए सारी चीज़ें सुविधाएं दे दी जाती है। इससे हटकर कोई जरा सा क्रिटिकल हो जाए यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, वह भी सत्ता को बर्दाश्त नहीं है।
तमाम जगहों पर वीसीओं की नियुक्ति जो भी हुई है वो वैचारिक तौर पर संघ के करीबियों की हुई है। जो एडहॉक नियुक्तियां हो रही है प्रोफेसर्स की, तमाम डिपार्टमेंट्स को आप देखते चले जाइए। अब जरा एक क्षण के लिए सोचिए कि सावरकर जो है अब कर्नाटक के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए सावरकर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इस देश में नेहरू की पढ़ाई नहीं होगी, जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर हेडगेवार पढ़ाई होगी, लेकिन सत्ता बदलेगी तो फिर चीजें बदल जाएगी। तो क्या इतिहास को नए तरीके से लिखना है या राजनीतिक तौर पर अपनी ताकत अज्ञानता के साथ ये बताते हुए कि यही ज्ञान है, इसको बताने की स्थिति में ये देश आकर खड़ा हो गया है? अगर हम इन पन्नों का जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है 3-4 बातें और सोचिए, क्योंकि जो टैक्स का मसला है वो शायद सबसे बड़ा मसला है कि अगर टैक्स को लेकर भी रुकावट पैदा इस देश के भीतर हो गई। इसका जिक्र हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो जीएसटी कलेक्शन होता है, राज्यों ने जब अपना हिस्सा मांगा तो उसको टाला गया और उनसे कहा गया कि आप आरबीआई के पास जाइए, वहां से आपको सस्ते में मिल जाएगा। अब आरबीआई के मसले को लेकर हमारी टीम ने कुछ चीज़ों की तैयारी की। उसको इसलिए समझने की ज़रूरत है कि हर राज्य को पैसा किसी न किसी रूप में चाहिए। अब आप एक कल्पना के तहत समझिए कि मध्य प्रदेश ने सिर्फ जून के महीने में 4,000 करोड़ रुपए 14 जून को आरबीआई से इसलिए लिए क्योंकि 15 जून को उसको जो लाडली बहना योजना है, जिसमें हर बहना को 1,000 रुपए शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं, उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए था। खजाने में उतना पैसा नहीं था, तो 14 जून को 4,000 करोड़ रुपए आरबीआई से लेते हैं और 15 जून को लगभग पहले राउंड में पहली किस्त में 600 करोड़ रुपया बांट देते हैं। ये राज्य पहले से डूबा हुआ है कर्ज में। और दूसरी तरफ इसी तरीके की योजना जब कर्नाटक सरकार करती है कि हम अन्न योजना शुरू करेंगे, तो उसके लिए केंद्र कहता है हम अनाज नहीं देंगे। यानी टकराव का ये चरम है, या इस देश के इंस्टीट्यूशन का पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन का यह चरम है, या इस देश के भीतर में अब कोई विजन मैटर नहीं करता है। सिर्फ एक ही विजन मैटर करता है कि आप किसी भी हालत में राजनीतिक सत्ता में हैं तो इस देश के तमाम संस्थान और यहाँ तक कि आरबीआई भी नोट छापता रहे और राज्य जो मांगते हैं उनको देता रहे, जो सत्ता के करीबी यानी केंद्र के करीबी यानी केंद्र के अनुकूल हैं। क्या ऐसी स्थिति में भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां आकर खड़ी हो चली है? तो 2024 का चुनाव या उसकी जीत हार के बाद की परिस्थिति कि जब आप परिकल्पना करने की शुरुआत करेंगे तो आप क्या सोचेंगे? सुप्रीम कोर्ट में बदलाव, इस देश के तमाम न्यूज़ चैनलों में बदलाव, इस देश के तमाम नौकरशाही के भीतर बदलाव, इस देश के यूनिवर्सिटीज़ में बदलाव, इस देश के स्कूली चैप्टर में बदलाव, इस देश के टैक्स स्टाइल शीट में एक झटके में बदलाव, इस देश के भीतर जितनी योजनाएं काम कर रही हैं उसमें किस योजना को काम करना है नहीं करना है उसको लेकर बदलाव, इस देश में ज़मीनों का हस्तांतरण जो अलग अलग पार्टी या उनके संगठनों को हुआ है उसको रोकना या उसको बदलने की परिस्थिति लाकर खड़ा करना, और इसके ठीक समानांतर जो अपना अपना वोट बैंक है उस वोट बैंक के अनुकूल परिस्थितियों को खड़ा करना और काउंटर में जो विरोध की स्थिति है उनको पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर देना, यानी उनको बख्शना नहीं। क्या भारत की राजनीति उस दिशा में जा चुकी है? जब हम कहते हैं ऐसी स्थिति आ गई है तो हमको एक चीज़ और लगता है, इस देश की फिक्र क्या वाकई किसी को है? क्या आपको जानकारी है कि मई के महीने में हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट भी कम हो गया? जो एक्सपोर्ट हम करते थे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कम हो गया, चावल का कम हो गया, जो पल्स यानी जो दाल थी वो कम हो गया, मसाले कम हो गए, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे वह भी कम हो गए, जो ज्वेलरी थी वह भी कम हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स कम हो गए, केमिकल कम हो गया। अब जब डिक्लाइन जब एक्सपोर्ट का हुआ है तो दूसरी तरफ जो इंपोर्ट करने की दिशा में थे उसमें इंपोर्ट हमारे सामने मशीनरी ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, आयरन और स्टील ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, दाल भी बाहर से हमको मंगानी पड़ रही है। ये सारी परिस्थितियाँ क्या बतलाती हैं? यानी इस देश की इकोनॉमी को लेकर जो इस देश के अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम करते हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। उनके लिए एक ही नज़रिया है कि केंद्र सरकार को क्या चाहिए। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, इस देश के भीतर के जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनली कानून का जिक्र करते हैं, वो कानून भी काम नहीं करेगा, वह भी स्टेट के लिहाज से काम करेगा। और शायद इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया के भीतर पहली बार
इसलिए ये सवाल कहीं ज़्यादा बड़ा खड़ा हो चला है, क्योंकि जब बजरंग दल पर प्रतिबंध का जिक्र हुआ उसके बाद देश भर में तकरीबन 15 दिनों तक बीजेपी ने जो अलग अलग राज्यों में आंदोलन की शक्ल में प्रदर्शन करना शुरू किया, जब उसका असर नहीं हुआ तब केंद्र के सामने ये सवाल आया कि ऐसे में तो राजनीतिक हार तय है, तो क्यों नहीं अब एग्रेसिव पॉलिटिक्स की जाए। और एग्रेसिव पॉलिटिक्स का मतलब बहुत साफ होता है कि एक झटके में जनता से जुड़े हुए मुद्दों से हटकर आप ऐसी राजनीति की दिशा में बढ़ जाए जहां पर इतिहास बदल दें, शिक्षा बदल दें, नियुक्तियां बदल दें, इस देश के इंस्टीट्यूशन के तौर तरीके बदल दें और उसको लेकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आवाज़ उठाए तो बहस उस दिशा में चलती चली जाए। इस दिशा में पूरा का पूरा देश आकर खड़ा कर दिया गया है। आखिरी के दो सबसे बड़े सवाल, क्या 2024 के बाद इस देश के भीतर में राजनीतिक टकराव की एक ऐसी पराकाष्ठा देखने को मिलेगी जिसमें विपक्ष को पूरे तरीके से जमीन दोस्त कर देना है। एक ऐसी स्थिति इस देश के भीतर आकर खड़ी होने वाली है। वो कोई जीते, ये कंटिन्यू कर जाए या कोई दूसरा जीत जाए। दूसरी परिस्थिति, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से जो पूरे इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन के कानून और उसके पूरे सिस्टम में एक ऐसी तब्दीली ले आई जाए जो कि राजनीतिक सत्ता के लिए ही काम करे और ये ओपनली हो, इसको कोई छुपाया ना जाए। यानी प्राइम मिनिस्टर जब सीबीआई को कहते हैं घबराइए मत, बड़े बड़े लोगों से आपको टकराना पड़ेगा, बड़े ताकतवर लोगों से टकराना पड़ेगा। ईडी को जब पावर मिल जाती है किसी को भी अरेस्ट कर ले, किसी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की परिस्थिति बना दे और उसमें जो अधिकारी है उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार एक्सटेंशन मिल जाता है, तो लगता है कि वो सत्ता के अनुकूल कागज तैयार करने की पीएचडी कर चुके हैं। यानी सब कुछ राजनीतिक सत्ता ही हो जाए और वही इस देश के भीतर में कानून हो, वही कॉन्स्टिट्यूशन हो। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है? और अगर ऐसी आने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं तो फिर इंतजार मत कीजिए, जरा सतर्क हो जाइए। 2024 के बाद की परिस्थितियां आपके सामने कुछ इसी तरीके से खड़ी होगी और ये हो सकता है कि खुले आसमान तले हल्की हल्की हवा, बारिश की झीसी, ये सारी चीज़ों को महसूस करने की इजाज़त भी कोई कानून किसी राज्य को लेकर केंद्र में बैठकर कहे कि इजाज़त नहीं है, तब आप क्या कर लेंगे, क्योंकि वह तो कानून है और उसको अगर राजद्रोह मान लिया जाएगा तब तो और संकट में आ जाएंगे। सचेत रहिए, सतर्क रहिए, परिस्थितियों पर नज़र रखिए और उसके बाद से इस देश के भीतर में अपने आप की स्थितियों के साथ साथ राजनीतिक जागृति को भी लेकर आइए, जो जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।